गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। कैन यू हियर मी बेटा? अन्नान, कैन यू हियर मी? 8 सेकंड रुकिए सर, वो एक हाँ चीज हाँ, अटैच ठीक है कर। ठीक है ठीक है, कर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया उसमें कोई डाउट वगैरह है? सर एक बार रिवाइज करवा दे। अच्छा, रिवाइज करा दें थोड़ा सा। चलो, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। अभी तक हमने फोर्स की डेफिनेशन की है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट किया है ना, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट किया है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट किया, 3 स्टेटमेंट कर दिए। फिर हमने एप्लीकेशंस की बात की है कि एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन लॉज क्या है, और उसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम की बात की है, थोड़ी सी नॉर्मल रिएक्शन की बात की है, टेंशन फोर्स की बात की है इन द स्ट्रिंग्स, राइट। तो इसे एक एक करके देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं स्टेटमेंट ही पूछूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो आप शायद अच्छे से बता सकते हैं। क्या बताएंगे? कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट इन विच इट इज until some external force acts on it। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसे कंटिन्यू करना चाहेगा, स्टेट ऑफ मोशन है तो उसे कंटिन्यू करना चाहेगा, है ना, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना। इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना, एंड एक्सेलरेशन जीरो देन नेट फोर्स इज जीरो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी एक तरह से सेकंड लॉ से फॉलो होता है ना। कई बार एक सवाल पूछते भी हैं कि हाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम ये बोलेंगे कि जब एक्सेल फोर्स जीरो है तो ए जीरो है, और जब ए जीरो है तो आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलिए, अब सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। तो यहाँ मोमेंटम शब्द था जो हमें क्लियर करना था। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, नेट फोर्स के, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और यहाँ से जो आउटपुट आता है, आउटकम आता है, वो क्या आता है? F इक्वल टू एम। F is the net force on a body, M is the mass, and A is the instantaneous acceleration of the body। और यहाँ से हम कभी कभी पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेट फोर्स है किसी और डायरेक्शन में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है किसी और में? कैन द डायरेक्शन ऑफ ए, इंस्टेंटेनियस ए एंड एफ कैन बी डिफर, कैन बी डिफरेंट? तो क्या आंसर दोगे? अभी क्या दोगे आंसर इसका? मान लो बॉडी पर फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट है मान लो, तो क्या ये संभव है कि रिजल्टेंट कहीं और हो और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहीं और? क्या बोलेंगे, यस और नो? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सही बात अपोजिट है डायरेक्शन ना। बिल्कुल, जी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होना है, और वो इस से फॉलो होता है जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड लॉ था कि इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, और ए का और एफ का डायरेक्शन हमेशा सेम। फिर थर्ड लॉ की बात हम लोग की थी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना, दैट इज दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, राइट। और भी कई बातें थी, जैसे ये सेम नेचर के होते हैं, फोर्सेस ऑलवेज आर ऑफ द सेम काइंड। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर एक्शन है तो रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, नो। नॉर्मल रिएक्शन अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन ही आएगा। फ्रिक्शन अगर एक्शन है तो फ्रिक्शन ही रिएक्शन भी आएगा। यानी हर एक्शन का जो रिएक्शन आएगा उसका नेचर सेम होना चाहिए, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा रिएक्शन, एंड दीज पेयर्स आर ऑलवेज ऑफ द सेम नेचर, है ना। तो इट इज मीनिंगलेस कि हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन का जो रिएक्शन फोर्स है वो mg है। कई बार हम कहते हैं ना mg इज द फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ mg एक्चुअली, तो नेचर ही अलग है इन दोनों का।
जैसे हमने शुरू में बात की थी कि फोर्सेस जो बेसिक फंडामेंटल फोर्स या 4 काइंड्स की हैं। पहली क्या थी हमारी? ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर एक था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और चौथा था वीक न्यूक्लियर। ठीक है ना? तो जितने भी फोर्सेज हैं वो इन चारों में ही किसी को बिलोंग करती है, और एक्चुअली में कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में एक यूनिक है, कोई और फोर्स ऐसी नहीं है जो अलग से आया हम कहें ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? हाँ, लेकिन ऐसे अदरवाइज बहुत सारी फोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको हम नाम तो कुछ अलग देते हैं, बट उनका जो ओरिजिन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है। और उन्हीं में से एक है मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट मींस दिस नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड इवन टेंशन। इन तीनों का जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है ना? नाम अलग है बट ओरिजिन इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो खैर ऑपरेशनल होती है जब विद इन न्यूक्लियस होते हैं हम। और जो वीक न्यूक्लियर है वो सर्टेन रिएक्शंस में होती है, जैसे बीटा डीके रिएक्शंस होते हैं। तो अदरवाइज वो कहीं और इधर उधर देखने को नहीं मिलती। राइट? तो यानी जितने भी तरह की फोर्सेज है, बाइंड फोर्स की बात करेंगे बाद में, किसी भी विस्कस फोर्स की हम बात करेंगे, तो ऑल सच फोर्सेज बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनका नेचर जो है या ओरिजिन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। चलिए, तो हमने ये जाना। फिर हमने बहुत सारे सवाल किए जिसमें नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में बात की थी, है ना? डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन थे, फिर 3 ब्लॉक थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन था, वर्टिकल में था, फिर लिफ्ट के अंदर हमने रखा, और फिर एपरेंट वेट की हमने बात की। यानी अगर वेइंग मशीन के ऊपर कोई खड़े हो जाए हम और अपने वेट की बात करें, तो ये क्या होता है? रीडिंग ऑफ द मशीन इज व्हाट? इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन अस एंड द मशीन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑन द मशीन बाय अस, दैट विल बी द वेट ऑफ अस। वेट ना कह के कहें रीडिंग ऑफ द मशीन एक्चुअली, बिकॉज वेट की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे ट्रू वेट की बात करें तो वो क्या है? इट इज द फोर्स विद विच वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना? mg, द फोर्स विच अर्थ एक्सर्ट ऑन अस इज द वेट, इट्स आवर वेट, है ना? तो वो हमारा वेट है। और ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस की हमने थोड़ी सी बात कर ली है कि लिफ्ट में अगर एक वेइंग मशीन मतलब स्प्रिंग बैलेंस में कोई बॉडी हैंग करते हैं, ब्लॉक हैंग करते हैं, तो रीडिंग ऑफ द मशीन क्या होगी? तो वो भी क्या होगी? टेंशन। एक्चुअली जो भी टेंशन होगा या स्प्रिंग फोर्स होगा, दैट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। चलिए, तो वो सब केसेस किए हमने। तो लास्ट क्लास में शायद यही किया था, और है ना, अपरेंट वेट के ज्यादा केस किए थे। लास्ट क्लास में मैंने पूरा अपरेंट केस कवर करवाया था। ठीक है, चलिए, तो क्या आगे, इससे आगे चलें फिर? जी सर। है ना? कुछ नया आज सीखते हैं। तो जैसे इसमें कुछ नया जो सीखने को है वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है ना? फिर कंस्ट्रेंट रिलेशंस है ना? स्ट्रिंग्स में या और अदरवाइज बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा वो हम बात कर लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की, है ना? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की, राइट? तो चलिए, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम सीखते हैं, और फिर हम कंस्ट्रेंट से भी इसे देखेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, inertial, inertial and non-inertial frames। तो सबसे पहले तो बात ये करें कि फ्रेम ही क्या होता है। तो फ्रेम क्या होता है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्ट टू विच वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर स्टडिंग। ठीक है ना? द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which observations are made, observations are made is called frame of reference, frame of reference। ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो एक्स वाई जेड एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे दो केसेस हैं। ये रेफरेंस फ्रेम जो होगा वो या तो एस्सिलेट कर रहा सर होगा। हाँ जी, सर रिस्पेक्ट टू विच के बाद क्या लिखते हैं? अच्छा, ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ, रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? इसे नोट कर लो आराम से। कर लिया सर। ठीक है, अब जो हमारा ये रेफरेंस फ्रेम होगा, ठीक है ना, जैसे अर्थ को हम क्या लेते हैं? नॉन एसिलेटिंग फ्रेम ले लेते हैं, है ना? चलो पहले डिफाइन कर देते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम्स आर नॉन एसिलेटिंग फ्रेम्स, ऐसे लिख देते हैं। inertial frames are non accelerating
फ्रेम्स, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, अर्थ। वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना, हर चीज किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होगी, बट अर्थ को हम एज्यूम करते हैं एज ए इनर्शियल फ्रेम। और ये भी रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, है ना, तो इसका मतलब ये एस्लेट तो कर रहा है, फोर्स है इस पे नेट, बट हम अर्थ को एज्यूम कर लेते हैं व्हेन वी आर वर्किंग फ्रॉम द अर्थ फ्रेम एक्चुअली, एंड वी एज्यूम इट इट्स अ इनर्शियल फ्रेम। तो लिख देना कि अर्थ इज अज्यूम्ड, अर्थ या इज एन अज्यूम्ड Good evening, इनर्शियल sir. फ्रेम। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, गुड इवनिंग। तो बेटा अभी आयो जस्ट। तो मैंने यहाँ पर देखो Yes. इनर्शियल, अच्छा ठीक है, अभी अगर आप 5-10 मिनट से हैं तो आपने थोड़ा सुना होगा, है ना, जो मैंने अभी बताया, तो इसे नोट कर लो। तो अर्थ इज एन अज्यूम्ड इनर्शियल फ्रेम, ओके, इनर्शियल फ्रेम, यानी मानते हैं हम लोग कि ये इनर्शियल है, ऑल्दो हम जानते हैं कि भाई ये रोटेट भी कर रहा है, ये रिवॉल्व भी कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स तो है, ये एस्लेट तो कर रहा है, बट इवन देन वी अज्यूम इट, है ना, जस्ट अजम्पशन। अगर थियोरेटिकल सवाल आया कि क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, है ना, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, जिसका रीजन अभी हम थोड़ी देर बाद देंगे, तो इट इज अज्यूम्ड दैट इट्स एन इनर्शियल फ्रेम। तो ये पॉइंट बना के लिख देते हैं, अर्थ इज एन assumed inertial frame, and what is an inertial frame? Non oscillating frame। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कार में बैठा हूँ और कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, कार, अब दो केसेस बनते हैं, आइदर कार इज एक्सीलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ और इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा ये कि भी रुकी हुई कार है ना। तो रुकी कार में बैठा हूँ तो कैसे फ्रेम से वर्क कर रहा हूँ? इनर्शियल फ्रेम से, बिकॉज इट इज नॉन एक्सीलरेटिंग। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो भी मैं कहाँ से वर्क कर रहा हूँ? फ्रॉम अ नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। तो भी कार के फ्रेम को या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अटैच विद द कार होगा उसे मैं क्या मानूंगा? इनर्शियल फ्रेम। और तीसरा केस बनता है कि कार एक्सीलरेट कर रही है, कार इज मूविंग सम एक्सीलरेशन एंड आई एम सिटिंग इन अ कार एंड वर्किंग फ्रॉम देयर, so it means I am working from a non inertial frame कहना चाहिए, यहाँ एक्सीलरेटिंग फ्रेम कहना चाहिए, राइट। तो इस बात को समझो कि पहली बात, सिंपल सा वर्ड के रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी आर वर्किंग, है ना, इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो कहीं ना कहीं अटैच होगा, मे बी इट इज अटैच विद द अर्थ, मे बी इट इज अटैच विद सम कार, है ना, मे बी विद सम हेलीकॉप्टर। अर्थ के साथ अटैच है तो भाई इसे इनर्शियल मानना ही है, बाय कह लें अज्यूम्ड है, क्योंकि अर्थ को हमने अज्यूम कर रखा है कि इट्स एन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ से वर्क कर रहा है मतलब इनर्शियल फ्रेम। कार में बैठे हैं, तीन केस, कार रेस्ट पे है, कार यूनिफॉर्म लॉस चलती है, कार एक्सीलरेट करती है। रेस्ट पे है इनर्शियल फ्रेम, यूनिफॉर्म लॉस चलती है इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेट करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, द रेफरेंस फ्रेम है, वो एक्सीलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो हम उसको क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे, अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो मान लेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है जी। तो चलिए नीचे हम ये भी लिख लेते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, या यूं कहें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सीलरेटिंग, राइट। लिख लेता हूं मैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सीलरेटिंग। और याद करना बहुत आसान है कि एक्सीलरेशन के आगे एक्सीलरेटिंग के आगे नॉन नहीं लगा, है ना, खाली एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स हैं तो ये फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स है यानी इनका एक्सीलरेशन नहीं है तो फिर ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो है इनका वो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक फिर से हम चलते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज जो हमने स्टार्ट किया वो क्या किया? आज हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रेफरेंस फ्रेम ही क्या होता है। तो मैंने कहा इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि जब तक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिफाइन नहीं करते तब तक आप पोजीशन वेक्टर नहीं दे पाओगे, पोजीशन नहीं दे पाओगे। पार्टिकल है, बॉडी है, उसको स्टडी कर रहे हैं, unless you give its position you can't make your further observations, further study। like अगर x y z कोऑर्डिनेट दे दिए तुमने तब तुम आगे बात करोगे, हाँ यार dx by dt इट्स वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, dy by dt इज इट्स वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, है ना। और जब वेलोसिटी आ गई x में तो dvx by dt इज द एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन एंड सो ऑन। इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, कुछ भी बात करनी है, तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी एक रेफरेंस फ्रेम की, क्योंकि तभी हम दे पाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन एंड अपनी फर्दर स्टडीज को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब जो हम जिस फ्रेम से भी हम स्टडी कर रहे हैं, फ्रेम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ देयर आर टू केसेस पॉसिबल, आइदर इट इज अटैच्ड विद द बॉडी
which is accelerating, and if it is accelerating, it will be considered as a non-inertial frame. और अगर ये accelerating नहीं है तो it will be considered as a inertial frame. ठीक है ना? अब आगे बात आती है कि भाई इतना एम्फसाइज क्यों, ये inertial inertial क्या है, मतलब क्या लेना देना है इसका न्यूटन लॉ से. तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात जो है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग न्यूटन लॉज आर ओनली वैलिड इन द इनर्शियल फ्रेम्स. यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना ये इनवैलिडेट हो जाते हैं. और कैसे हो जाते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ बता दूंगा. और इनवैलिडेट होने के बाद यानी लग नहीं पाएंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है, अप्लाइंग अ सूडो फोर्स, है ना, इमेजिनरी फोर्स. यानी अलॉन्ग विद द रियल फोर्सेस हम इमेजिन करते हैं कि एक और फोर्स लग रही है. अच्छा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. अलग अलग तरह की सूडो फोर्सेस हैं. जैसे एक तो है m/a सूडो फोर्स, एक होगा रोटेटिंग फ्रेम्स में सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, एक होता है रोटेटिंग फ्रेम में कोरियोलिस सूडो फोर्स, है ना. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूडो फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फ्रेम से हम कैसा किस तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, उस तरह से ही हम यहाँ पे कुछ डिफाइंड होती है ना सूडो फोर्सेस. और उन्हें लगाने के बाद न्यूटन्स लॉज क्या हो जाते हैं, वैलिड, एप्लीकेबल हो जाते हैं. राइट, यानी बिना सूडो मतलब इमेजिनरी, जो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उन्हें अगर हम ना लगाएं तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, दे बिकम इनवैलिडेटेड इन सच फ्रेम्स. तो चलिए लिख लेते हैं पॉइंट बनाकर कि न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन द कौन सा फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स. पॉइंट बना लो, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल या वैलिड, आर वैलिड, चलो वैलिड लिख देते हैं, वैलिड in the inertial frames, inertial frames. ठीक है, चलिए तो अब इस बात को आगे समझें कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एप्लीकेबल ना होने का मतलब क्या है ना. तो इसे हम बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन कोई एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि भाई एग्जांपल हम ले लेते हैं और वहां देखते हैं कि यार इनवैलिडेट हो गया है ना, तो वहां से हमें एक प्रूफ मिल जाएगा, एक इंस्टेंस मिल जाएगा, एग्जांपल मिल जाएगा कि हम देख पाएंगे कि भाई न्यूटन वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाया. राइट, चलो इसे अच्छे समझते हैं, तो लोग ध्यान देखेंगे. मान लो ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, स्मूथ, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक, चलिए ब्लॉक में कुछ अलग कलर का ले लेता हूं. ठीक है, ब्लॉक रखा है और यहां से कहीं ग्राउंड से कोई व्यक्ति देख रहा है इसको. तो t इज इक्वल टू 0 पर हमने कोई बटन ऑन किया एंड द दिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a. ये आगे चलने लगा विद सम एक्सेलरेशन a and there is no friction between small m and the platform, है ना, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है. एंड आप ये ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये ऑब्जर्वर जो ए है मान लो, ये ऑब्जर्व करेगा कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कैरम खेलते हैं, मान लो कैरम, और पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से पाउडर लगा रखा है हमने, तो कॉइन के ऊपर कॉइन रख दीजिए, नीचे वाले कॉइन पे हम स्ट्राइकर लगाएंगे तो ना ऊपर वाला कॉइन नीचे आ जाएगा, वो उसके साथ आगे नहीं जाएगा. क्यों नहीं गया आगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था. फ्रिक्शन होता तो आगे जाता, फ्रिक्शन नहीं है तो आगे नहीं जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? जी सर. ओके, तो यानी यहाँ पर हमें ये समझना है कि ए जो ऑब्जर्वर है वो ये देखेगा द स्मॉल एम इज एट रेस्ट, है ना. इवन इफ द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन a, this small m is not going to move, it will remain at rest. एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि जब नेट फोर्स भी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो इट इज ओके विद द न्यूटन लॉज. क्योंकि फोर्स नहीं था नेट, तो एक्सेलरेशन भी नहीं आया, इट्स ओके, F equal to ma होल्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाएं तब क्या होने वाला है, वो इंटरेस्टिंग है, तो उसे हम देखते हैं थोड़ा. देखिए, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बी मैंने फिक्स कर दिया विद द प्लैंक, यानी बांध दिया इसको, जिससे ये भी स्लिप ना कर जाए भाई. नाउ दिस बी इज विल मूव अलोंग विद द प्लेटफॉर्म. अब तुम इमेजिन करो कि तुम प्लेटफॉर्म पे हो, ये प्लेटफॉर्म है, तुम इसके ऊपर हो, और यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है.
So as this platform moves in the forward direction, what you will see, this block is coming towards you. क्या ये देख पा रहे हो? जी सर। ये जो प्लेटफॉर्म अगर आगे चलता है तो ये ब्लॉक जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है विद द एक्चुअली सेम एक्सेलरेशन जो प्लैंक का एक्सेलरेशन था आगे की तरफ, है ना, वही उसी लगभग एक्सेलरेशन से ये बॉडी आपकी तरफ आ रही है। एक्चुअली वो बॉडी नहीं आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे आप किसी वॉल की तरफ जाएं, वॉक करें, तो क्या आप कह सकते हो कि वॉल आपकी तरफ आ रही है? वॉल आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि वॉल को आप देखोगे तो क्या लगेगा कि वॉल आपके और पास आ रही है, और पास आ रही है, और पास आ रही है। एक्चुअली वॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी तुम्हारे रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि तुम अपने आप को जब भी देखोगे, जैसे मूविंग कार के अंदर तुम बैठे हो, अपने आप को देखते हो, तो मूविंग थोड़ी देखते हो, रेस्ट पे हो। अर्थ है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो मूविंग दिखते हैं? नो, रेस्ट पे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो किसी भी मूविंग बॉडी पर बैठ कर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसके साथ जो फिक्स्ड बॉडीज होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सबके सब हमें रेस्ट में नजर आएंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? जैसे हाँ सर। ट्रीज है ना, ट्रीज वगैरह हैं अर्थ के साथ, बिल्डिंग्स हैं अर्थ के साथ फिक्स हैं, एंड द अर्थ इज मूविंग इवन देन। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है? दीज ऑल बॉडीज आर एट रेस्ट, है ना, बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, सब रेस्ट पे हैं, क्योंकि हम वहीं से देख रहे हैं। इन द सेम वे, एनीवे, इस डायग्राम पे वापस आते हैं। इस प्लैंक पे खड़े होके, मतलब फिक्स होके, बी जब इस ब्लॉक को देखेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा कि दिस ब्लॉक इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, और इसका एक्सेलरेशन भी कुछ ए ही नजर इसे आएगा। अब ये देखेगा कि नॉर्मल रिएक्शन तो भाई ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो लगे कहां से? तो बिना किसी फोर्स के एक्सेलरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑफ दिस बॉडी एम बाय द ऑब्जर्वर वी, थे ना? तो ऑब्जर्वर वी ये देख पा रहा है कि द स्मॉल एम इज कमिंग टुवर्ड्स हिम विद द एक्सेलरेशन, ऑल्दो देयर इज नो फोर्स अवेलेबल ऑन द ब्लॉक इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये बेसिकली क्या था? इनवैलिडेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो ये बात समझ में आ रही है अदनान कि इनवैलिडेशन कैसे हो गया? जी सर। ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ सर, समझ गए। समझ में आए? नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। आ गया सर। आ गया, ओके ओके। तो चलो अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जैसे फोर्स तो अवेलेबल नहीं है एक्स में, है ना, लेकिन ऑब्जर्वर कहे कि अच्छा हो सकता है कि कोई फोर्स लग रही है, एंड लेट इट बी सम इमेजिनरी फोर्स, लगा दी उसने इस डायरेक्शन इमेजिनरी फोर्स, और फिर न्यूटन लॉ लगा दिया। क्या? कि भाई एफ फोर्स लग रहा था और ये बराबर होना चाहिए मास इनटू ए के बराबर, और ये जो ए देखा इसने बॉडी का, वो क्या था? वो तो सेम था जो कि प्लेटफॉर्म का था विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, और ये ब्लॉक इस बी ऑब्जर्वर को लगा कमिंग टुवर्ड्स हिम विद द सेम एक्सेलरेशन। तो इसने कहा कि एफ इक्वल टू एम ए, यहीं से अप्लाई किया, ठीक है ना? तो ये एफ क्या था? एक फिक्शियस फोर्स था, एक इमेजिनरी फोर्स था, कोई रियल फोर्स नहीं है। बट अगर हम लगा दें, अगर हम ये लगा दें तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे क्या हो गया? वैलिड। तो अब ये चीज हम समझ आते हैं, यहाँ 30 पॉइंट में लिख लेते हैं कि अगर हम किसी नॉन नेचुरल फ्रेम से वर्क कर रहे हैं तो वी विल ऑल्सो अप्लाई अ सूडो फोर्स अलॉन्ग विद द रियल फोर्सेस, and the direction of the pseudo force will be opposite to the direction of the frame, and its magnitude is m into a, where a is the acceleration of the frame. तो लिख लेते हैं, चलिए। If we are working from a non-natural frame, whose uh, acceleration is small a, we will apply a pseudo force along with the other real forces
real forces in a direction opposite to A of the frame, and magnitude of the pseudo forces pseudo P silent है यहाँ पे, ठीक है, pseudo forces M into A, where M is the mass of the body on which we are applying the force and A is the acceleration of the frame. तो लिख लेना, where M is the mass of the body on which pseudo force is applied. Pseudo force is applied and A is the acceleration of the frame. चलिए इसे जरा नोट कर लें, फिर करवाते हैं इसे अप्लाई। तो ना समझ में आ गया क्या लिखा गया है, क्या बताया गया आपको? हाँ सर। मेरा तो हो गया। हो गया? चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कोई एक कार है और इसकी सीलिंग से एक स्ट्रिंग से एक बॉब कोई पॉइंट मास m हैंग कर रहा है और वो एंगल बनाता है वर्टिकल से थीटा, एंड दिस थीटा डजंट चेंजेस, इट इज नॉट चेंजिंग, एंड द कार इज एक्सीलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद a नॉट से एक्सीलरेट कर रही है और ये स्ट्रिंग जो है वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है और मास ऑफ द बॉब इज m एंड द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द वर्टिकल इज थीटा। तो पूछा गया है कि भाई इस थीटा की वैल्यू निकालो, है ना, इन टर्म्स ऑफ a नॉट एंड व्हाट एवर द थिंग्स आर गिवन टू यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अगर कार के फ्रेम से वर्क करते हैं, है ना, भाई हमने एप्लीकेशन देखना है नॉन फ्रेम का, तो एज एन ऑब्जर्वर आप कार के अंदर जाके बैठ गए और आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस बॉडी। पहले तो ये देखते हैं कि कार के अंदर बैठ के जब बॉब को देखोगे तो क्या देखोगे, क्या वो बॉब रेस्ट में है या मूविंग है? क्या दिखने वाला है? कार की सीलिंग से स्ट्रिंग है जो फिक्स एंगल पे है ना, और ये मास है m, इस मास को आप देख रहे हैं। तो कार के अंदर बैठ के ये मास आपको क्या दिखने वाला है? ये आपको रेस्ट, कार का डायरेक्शन बताइएगा वापस। हाँ ये आपको रेस्ट में दिखेगा मेरे ख्याल से, हाँ अगर है ना। कार के, हाँ अगर कार के साथ है में तो रेस्ट पे होगा। कार के साथ देखते हैं, कार के अंदर से देखते हैं तो हमें रेस्ट पे दिखेगा। जैसे कार के अंदर बैठे बैठे हम स्टीयरिंग को देखें, ड्राइवर को देखें, किसी और को देखें, सब रेस्ट में नजर आएंगे, सब रेस्ट पे होगा। राइट। तो अब यहाँ पर इसका फ्री बॉडी बनाए तो आप कहेंगे चलो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड एंड सूडो अप्लाई करनी पड़ेगी जो लगेगी फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट। यानी इफ a नॉट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम दैट इज दिस कार टुवर्ड्स राइट, तो आप लेफ्ट में लगाएंगे m into a नॉट, है ना। अब आपको ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नजर आ रही है ना। तो आपने इसका एफबीडी अलग से बनाया, तो टेंशन है इधर, mg है इधर और सूडो है इधर,
तो अगर इसे एक्स और वाई एक्सिस ले लें, ठीक है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही है। तो टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, टी कॉस थीटा, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, है ना। बॉडी अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स इन द एक्स भी जीरो है, नेट फोर्स इन द वाई भी जीरो है। तो अब इक्वेशन बनाएंगे टी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए नॉट एंड टी कॉस थीटा जो ऊपर लग रहा है एम जी के बराबर, है ना, एम जी के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर दोगे, तो टेन थीटा आ जाएगा ए नॉट अपॉन जी, या फिर थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी, है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या समझ में आ रहा है? जी सर। तो इसे नोट भी कर लें साथ के साथ। हाँ जी, हो गया बेटा अदनान? हो गया। अच्छा, अगर यही सवाल मैंने ये मेथड हम तब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर पाते हैं जब हम इसे इनर्शियल फ्रेम से भी करें, है ना। कम से कम एक दो सवाल हम ऐसे देखते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों से करते हैं। जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने किया फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं बोलूं कि इसी सवाल को हमें करना है इनर्शियल फ्रेम से, तो आंसर तो खैर सेम मिलेगा बिकॉज क्वेश्चन सेम है, तो आंसर तो सेम नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसी सेम क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से। तो इनर्शियल फ्रेम से करने का जो मतलब होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। तो ये बॉब है ना, और ये एंगल थीटा है, और मान लो आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर है कोई जो ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, तो इस बार वो क्या देखेगा, वो डेफिनेटली बॉब को रेस्ट पे नहीं देखेगा। बॉब इज नॉट मूविंग रिस्पेक्ट टू द कार, बट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम तो मूव कर ही रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से हमें क्या देखेगा, इसका वही डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखेगा जो कि कार का है। तो कार इज एक्सलेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ए नॉट, तो बॉब का भी एक्सलेशन हमें एक्स डायरेक्शन में ही जाता हुआ नजर आएगा। यानी बॉब वाई में तो नहीं मूव कर रहा, लेकिन एक्स में तो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं बॉब का, तो टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगना ही है, टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगना है। तो सिंस वाई में इसका कोई मोशन नहीं है, तो फोर्सेस को मैं वाई में और एक्स में रिजॉल्व करूंगा। तो ऊपर आएगा टी कॉस थीटा, और नीचे तो फिर एम जी है, और इधर आएगा टी साइन थीटा। एंड जहां तक इसके एक्सेलरेशन का सवाल है, वो एक्स में ही होगा, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये कार मूव कर रही है उसी एक्सेलरेशन से बॉब भी हमें मूव होता हुआ नजर आएगा। ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना, होगा, है ना। और हाँ वाई सर। में ये ब्लॉक मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी वाई में नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो आपने क्या कर देना, आपने टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर कर देना है ना, बाई इक्वेटिंग द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन। और जो टी साइन थीटा है
that is causing its acceleration in the x direction. तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है आपने, यानी आपने कहना है कि t sin थीटा is equal to product of mass and acceleration, I mean to a naught. तो इक्वेशंस देखो पहले और अब भी सेम बनी है, बट फर्क ये है कि पहले हमें बॉडी इक्विलिब्रियम में नजर आ रही थी, हमने नेट फोर्स को जीरो किया था, है ना, और ma जो था सूडो फोर्स एक्चुअली, हाँ, तो उसे हमने एज अ फोर्स ट्रीट किया था, बट यहाँ पर ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, याद रखना, t sin थीटा इज द नेट फोर्स एंड ma इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो a नॉट, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो खैर आंसर हमारा सेम ही आएगा, तो tan थीटा आ गया a नॉट अपॉन g, और थीटा हमारा tan इनवर्स a नॉट बाय g है, तो बिल्कुल सेम है, बाकी सबको इक्वेशन तक सेम बनी है, बट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस था, जब हम कार के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये बॉडी हमें रेस्ट पे नजर आ रही थी और हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, हमने एक तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया था, फोर्सेस को जीरो किया था इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और सेकंड केस में जब हम ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहे हैं तो हमने देखा कि भाई स्मॉल एम मास का जो ना एक्सेलरेशन है इन द एक्स डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द कार, और यहाँ हमने अप्लाई किया न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी जो भी फोर्स है एक्स में नेट जो टी साइन थीटा ही है वो बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा को हमने m into a नॉट के बराबर किया, हाँ, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, वर्टिकल में मूव भी नहीं कर रहा है, तो टी cos थीटा को हमने mg से इक्वेट किया, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस इन दी y डायरेक्शन। चलिए, तो क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या सोचेंगे, कौन से लॉज अप्लाई करेंगे, और जब हम कार फ्रेम से ही देख रहे हैं तो हमने जो ऑब्जर्व किया वो रेस्ट में ऑब्जर्व किया, इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व किया, तो हमने कौन से लॉज लगाए, राइट, तो क्या ये क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो फिर अगली प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, वो क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इसका एंगल थीटा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, and this inclined plane is oscillating in the forward direction with some acceleration a naught, such that this small m is not moving with respect to the inclined plane. ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, inclined plane is moving horizontally, inclined plane is moving horizontally with acceleration a naught, such that small m is at rest with respect to the inclined plane. ठीक है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ए नॉट, अब एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी स्मॉल एम जो है वो मूव नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, यानी एक तरह से ऑल द स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट वो मूव नहीं कर रहा है ना, और अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या एक्सेलरेशन है इंक्लाइंड प्लेन का, यानी ए नॉट की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करें, तो पहले तो हम इसे नॉन डिस्टल फ्रेम से करते हैं, यानी ऑब्जर्वर को मैंने बिठा दिया यहाँ, ओके, और ये हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया, ये वाई मान लिया, तो जो फोर्सेस ये मार्क करेगा वो क्या मार्क करेगा, mg इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन, और जैसे कि हम जानते हैं ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा है, तो n के जो कंपोनेंट्स होंगे वो n cos थीटा ऊपर और n sin थीटा इधर होंगे, और हम एक फोर्स मार्क करना नहीं भूलेंगे, वो क्या है, सूडो फोर्स, तो वी विल अप्लाई अ सूडो फोर्स, और किस डायरेक्शन में, फ्रेम का एक्सेलरेशन के अपोजिट, यानी m into a naught in this direction, दिस इज द सूडो फोर्स। तो यार ध्यान से देखें कि भाई इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक क्या दिख रहा है, रेस्ट में, अगर रेस्ट में दिख रहा है तो नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा, जीरो, और नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन क्या होगा, जीरो, तो एक्स में जो नेट फोर्स है वो क्या क्या है, राइट में लग रहा है n sin थीटा, लेफ्ट में लग रहा है सूडो m a naught, तो he will equate these two forces, so this is the first equation made by the observer from this frame, from the inclined plane frame, inclined plane के ऊपर बैठ के वो ये इक्वेशन लिख रहा है,
तो वो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस थी एन साइन थीटा और एम ए नॉट जो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इन्हें उसने क्या किया, इक्वेट। और जो वर्टिकली अप लगा है ऊपर वो है एन कॉस थीटा, और जो नीचे लग रहा है वो क्या है, एम जी। तो इन्हें भी कर दिया इक्वेट, क्योंकि द बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन द एक्स और नेट फोर्स इन द वाई क्या होगा, 0। अब दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय जी। ध्यान देखो पहले वाले सवाल में भी यही आंसर आया था। खैर इस बार मैंने थीटा ना पूछ के ए नॉट पूछ लिया है, तो ए नॉट क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा। So this is the value of acceleration on the inclined plane, such that the small m is at rest with respect to the incline. अगर इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव करता है तो स्मॉल m इसमें स्लिप करने वाला नहीं है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में। तो इस समय दो तीन बातें पता लगती हैं कि अगर एक्सेलरेशन इससे कम हो जाए इंक्लाइन के अंदर तो क्या होने वाला है, तब ये ऊपर से नीचे स्लिप करेगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो भाई ये नीचे से ऊपर स्लिप करेगा, यानी एम ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो बैलेंस नहीं होगी, ज्यादा होगी, और ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी तो खैर हम उस रास्ते को निकालेंगे नहीं, अभी बस थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू है नॉट की ना, जो भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये 10 ही है मान लो, तो 10 पर क्या होने वाला है, द स्मॉल एम इज नॉट गोइंग टू मूव रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, बट इफ इट बिकम्स 8 और 7 तो स्मॉल एम इज गोइंग टू स्लिप डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, एंड इफ इट बिकम्स 12, 14 और 15 इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है जी, तो चलिए तो ये नोट कर लेते हैं, और फिर इसी सवाल को अगर हमें इनर्शियल फ्रेम से करना है यानी ग्राउंड फ्रेम से करना है तो क्या होगा, कैसे होगा, वो अब देखेंगे अगले सॉल्यूशन में। तो इसे नोट कर लो। हो गया सर। चलिए तो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग इनर्शियल फ्रेम से करेंगे। सर एक मिनट, एक दो मिनट दे, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जर्नान आगे बेटा। सर चलिए स्टार्ट करें। जी सर, थैंक यू सर। चलिए तो अब इसी सवाल को हम लोग करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो कर लिया हमने, इनर्शियल फ्रेम से है ना, ग्राउंड फ्रेम से करते हैं। तो स्मॉल एम अगर इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो मतलब ग्राउंड से क्या दिखने वाला है कि ये भी हॉरिजॉन्टली ही एसिलेट कर रहा है ना,
यानी अगर इंक्लाइन प्लेन का ए नॉट है तो फिर स्मॉल एम भी ए नॉट से ही आगे मूव कर रहा होगा, as seen by the observer standing on the ground. तो फोर्सेस अब क्या क्या लगेंगी, देखो अगर फ्री बॉडी बनाए ये ऑब्जर्वर तो नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली इधर लगेगा, एम जी डाउनवर्ड है तो ये एंगल थीटा है, तो एन का जो कंपोनेंट है वो एन कॉस थीटा है और इधर वाला क्या है एन साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब इसे ऑब्जर्वर को ये स्मॉलर रेस्ट पे नजर नहीं आ रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, बट वर्टिकल में एक्सेलेरेशन नहीं है, वर्टिकल में ये मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, तो एन कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड फिर से वही एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो एन साइन थीटा ही है और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इसका मतलब एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अगेन डिवाइडिंग द टू, tan थीटा क्या आने वाला है a नॉट अपॉन g और a नॉट क्या आने वाला है g tan थीटा, तो दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है क्लियर बेटा। जी सर। फिर से नोट कर लो, देख लो, समझ लो, तो ये हमने किया है इसे कर लिया इनर्शियल फ्रेम से, कर लिया। ठीक है, फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। चलिए अब देखते हैं इसका एक और एप्लीकेशन। मान लो कोई लिफ्ट है और लिफ्ट में एक पुली है और पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग है और ये दो मासेस हैं M1 and M2, right? And the pulley is oscillating in the upward direction with the acceleration a naught. ठीक है, पुली ऊपर जा रही है a naught है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई क्या होंगे इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। एक्चुअली अगर विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट निकालना है तो सीधी सी बात है कि हम ऑब्जर्वर को लिफ्ट में जाके खड़ा होना है और इन्हें देखना है, ठीक है ना। तो मान लो M2 इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, या AR बोल देते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो AR बोल देते हैं डाउनवर्ड, तो M1 फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा AR से ही फ्रॉम द लेफ्ट फ्रेम, है ना, ऐसे होगा। तो टेंशन तो लगेगी वही स्ट्रिंग में ऊपर इस पॉइंट पर, और mg लगेंगे नीचे M1g और M2g। तो अगर ये ऑब्जर्वर इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जर्वर जो है इक्वेशन बनाएगा M2 के लिए, क्या लिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ M2 इज डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। चलो इन फोर्सेस के अलावा और क्या फोर्स है जो उसे मार्क करना है, बिल्कुल सूडो करना है, तो सूडो बिकॉज ये वर्क कहां से कर रहा है नॉन नेचुरल फ्रेम से, और जब नॉन नेचुरल फ्रेम से वर्क करेगा तो भाई सूडो तो लगाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए ब्लू कलर से लगाते हैं। तो अनंत तुम बताओ कि सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ऑन M2 वो डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड होगा, in which direction the pseudo force should be applied on M2? आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर। तो सूडो फोर्स लगानी है, यानी आप लिफ्ट के अंदर से वर्क कर रहे हैं, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन ए नॉट, और ये जो अब बताओ सूडो फोर्स का डायरेक्शन बताना है ऑन M2। सर अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, तो आंसर है नो। अब ध्यान से सुनो, ये सीखना है हमें। सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, जी याद कर लो। सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फ्रेम के एक्सेलरेशन, फ्रेम कौन है यहाँ पे, वो कौन से फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, लिफ्ट फ्रेम, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा XYZ है वो लिफ्ट के साथ अटैच है, फिक्स है ना, हम लिफ्ट के फ्रेम से वर्क कर रहे हैं। और लिफ्ट किधर एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर या नीचे, बताओ लिफ्ट किधर एक्सेलरेट हो रही है? सर नीचे। अरे लिफ्ट का ए नॉट देखो ना यार, लिफ्ट का ऊपर ए ऊपर। नॉट देखो, ए नॉट जी सर। किधर है, ऊपर है नीचे? ऊपर है, ठीक है ना, ए नॉट ऊपर है, लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसलिए सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, इसके अपोजिट, राइट। तो ये M2 पे जो मैं लगाऊंगा सूडो फोर्स वो लगाऊंगा नीचे, तो सूडो फोर्स होता कितना है, जिस बॉडी पे लगा रहे हैं उसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम कौन है यहाँ पे, लिफ्ट, लिफ्ट फ्रेम, मतलब फ्रेम इज फिक्स्ड विद द लिफ्ट,
तो ये अच्छे समझ लो, जा बिल्कुल इधर मत जाओ, इसी बात को अच्छे समझो कि इस पे जो M2 पे सूडो फोर्स लगेगी वो नीचे लगेगी क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर था, पहली चीज तो ये हो गई। फिर दूसरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, M2 इंटू ए नॉट, है ना, क्योंकि M2 पे एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, तो M2 इज द मास ऑफ द बॉडी ऑन व्हिच वी आर अप्लाइंग दिस सूडो एंड ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो सूडो कितना हो गया, M2 ए नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये क्लियर है? डाउट है तो बोल देना सर, डाउट, सर अभी क्लियर नहीं हुआ तो बोल दो। समझ गया, बट सारे एक बार लेवल्स वापस समझा दिएगा। समझाएंगे, दोबारा बताएंगे, आराम से कहेंगे, चिंता मत जी करो, चिंता मत करो, बिल्कुल जी अच्छे से आ जाएगा। लेकिन तुम क्या कर, जो साथ साथ में सवाल पूछता रहो उसका आंसर देते रहो, कोशिश करते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे M1 है, M1 पे सूडो फोर्स लगानी है, बताओ किधर लगाऊं, नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं? तो अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं हमेशा कि कौन से फ्रेम से हम वर्क कर रहे हैं, किस फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, क्या बोलोगे? लिफ्ट लिफ्ट के फ्रेम से, बिल्कुल सही बात। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है नीचे है? ऊपर M1 की इसलिए सूडो फोर्स किधर होगी, ऊपर होगी नीचे होगी? से नीचे। क्या बात, यानी एक चीज तो क्लियर होगी कि डायरेक्शन क्या होगा, तो नीचे होगी सूडो फोर्स, राइट। अच्छा, सूडो फोर्स जो होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑन व्हिच वी अप्लाइंग द फोर्स। यानी अभी M1 पे लगा रहे हैं तो M1 को लेना पड़ेगा, तो M1 इंटू ए नॉट, तो सूडो फोर्स हो जाएगा M1 इंटू ए नॉट। क्या ये क्लियर है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है लिफ्ट के, तो वो M2 को कहाँ जाता हुआ देख रहा है, यानी M2 एक्सेलरेशन को किधर ऑब्जर्व कर रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? मैं अब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। M2 का क्या? जो ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर नजर आ रहा है ना, बी मान लो, जी सर। तो ये M2 को देख रहा है, और M2 किधर एक्सेलरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रॉम द लेफ्ट, डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, है ना। और लिफ्ट के फ्रेम में जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, AR, यानी रिलेटिव अपवर्ड है। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, AR। तो यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है उसका, तो नेट फोर्स किधर होगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड? अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स किधर होगी, अगर ऐसे डाउनवर्ड ही होगा ना सर। डाउनवर्ड ही होगी, बिल्कुल सही है। तो इक्वेशन लिखें किसके लिए, M2 के लिए, चलो M2 के लिए लिख रहे हैं, तो M2G, है ना, प्लस M2A0, ये तो हो गया नीचे फोर्स, ऊपर का लगा टेंशन, और ये बराबर होना चाहिए M2 इंटू AR। क्या ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब हम M1 की बात करते हैं, M1 पे अप्लाई कर रहे हैं आप न्यूटन सेकंड लॉ, एक्चुअली लिफ्ट के अंदर से ही। तो लिफ्ट में देखें पे M1 का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे या ऊपर है? क्या चीज सर? लिफ्ट से अगर देखते हैं, ऑब्जर्वर जो बी है लिफ्ट से देख रहा है, तो M1 का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड। M1 का देखो, M1 AR उसको किधर है, AR का डायरेक्शन किधर अच्छा अच्छा, अपवर्ड अपवर्ड। है, अपवर्ड। तो AR अपवर्ड हो गया, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? नेट फोर्स अपवर्ड होगा, सॉरी डाउनवर्ड डाउनवर्ड। नहीं, अरे भाई, एक्सेलरेशन जब अपवर्ड है तो नेट फोर्स भी तो अपवर्ड होगा। हाँ हाँ सर, सॉरी। जिधर जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर तो नेट फोर्स होता है सॉरी भाई मैं साहब, सर। ठीक है ना। तो M1 पर नेट फोर्स ऊपर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, कुछ व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द M1, इट इज अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज T माइनस M1G माइनस M1A0। क्या समझ आया? हाँ सर। और ये बराबर किसके होगा, ये होगा M1 इंटू A0, सॉरी नॉट A0, AR, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो तो AR है ना। समझ आ गया बेटा? जी सर। अच्छा, अब इस इक्वेशन में दोनों में हमारे अननोन्स क्या है, केवल टेंशन एंड AR,
है ना, ए नॉट तो गिवन था सवाल में, जी सर। है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन टू अस, ओनली टी इज अननोन, ओनली ए आर इज अननोन, सो वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, so definitely we can solve them. कर लेंगे सॉल्व? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल सही, इसे कंप्लीट कर लो, यानी हमने यहाँ पे ए आर निकाल लिया है। अब इंटरेस्टिंग बात कुछ होने वाली है, ए आर हैज बीन फाउंड एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मासेस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनका जो मैग्नीट्यूड होगा m1 m2 का वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? लिफ्ट के फ्रेम में तो सेम है, लिफ्ट के फ्रेम में m2 नीचे आता है ar से, तो m1 ऊपर जाता है ar से, है ना, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। बट अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो क्या दोनों ब्लॉक्स के अभी भी मैग्नीट्यूड जो होंगे एक्सेलरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, या डिफरेंट भी हो सकते हैं? क्या बोलोगे? क्या चीज सेम है डिफरेंट होगी? एक्सेलरेशंस के मैग्नीट्यूड्स। ये जो Same. ar था, ar क्या चीज है? ar इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है ना। क्या ये बात समझ आ रही? रिलेटिव sir. एक्सेलरेशन, है ना, तो इन ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, वो कहलाएंगे इनके रिलेटिव एक्सेलरेशंस विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट, और वो तो खैर मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी m2 अगर नीचे आता है ar से तो m1 ऊपर जाएगा ar से, वो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन मेरा सवाल है, ग्राउंड फ्रेम से जो m1 m2 के एक्सेलरेशन होंगे वो क्या सेम होंगे मैग्नीट्यूड में या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे सर। आंसर है नो। अगर लिफ्ट रेस्ट में होती तो होते, मतलब अगर लिफ्ट मूव नहीं कर रही है और ग्राउंड से हम वही एटवुड मशीन वाला जो सवाल मैंने पुली वाले कराए थे वो लेंगे तो डेफिनेटली सेम होंगे, है ना, जैसे लिफ्ट के अंदर से सेम है, जैसे लिफ्ट के अंदर से सेम है, ए आर नीचे ए आर ऊपर, बट ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो अभी ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो ग्राउंड फ्रेम में हो सकता है कि दोनों के एक्सेलरेशन ऊपर ही आ जाएं या दोनों के नीचे आ जाएं, इट इज आल्सो पॉसिबल। पर एनीवे कैसे निकालने वाले हैं हम लोग ये एक्सेलरेशंस, ये बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वैसे तो मैं थ्योरेटिकली बता सकता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। लेकिन एनीवे चलो पहले एक काम करते हैं, बिना न्यूमेरिकल के मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ कि क्या यहाँ हमें करना चाहिए। चलिए ये बताइए, ए आर भी हमने निकाल लिया, टी भी निकाल लिया, है ना, इन दोनों इक्वेशन से टेंशन भी हमने फाइंड कर ली है, ओके। जी सर। अब ग्राउंड फ्रेम से हम m2 की बात कर रहे हैं, तो आगे लिखते हैं फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से तो भाई सूडो फोर्स हम लगाएंगे नहीं, हम तो इनर्शियल फ्रेम से वर्क कर रहे हैं, और ये मान लो m2 है, m2, तो m2 पे टेंशन लगा ऊपर खाली t, जो सेम ही रहेगा, किसी फ्रेम से देखें फोर्स तो सेम ही रहता है, और m2g लगा नीचे। तो मान लो अब इसका एक्सेलरेशन है a2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सपोज, तो ये a2 कितना हो जाएगा? तो a2 के लिए खाली इक्वेशन लिख लेते हैं, इट इज m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2 इंटू a2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अगर मैं a2 निकालना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकालना चाहता हूँ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ग्राउंड फ्रेम से सूडो तो हम लगाएंगे नहीं, है ना, mg तो लगेगा ग्राउंड, है ना, जो रियल फोर्स होती है वो तो लगती है, और टेंशन भी वही लगने वाली है, टेंशन तो स्ट्रिंग लगा रहा है, तो टेंशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। ये जो हमने एनालिसिस किया ऊपर, वहां से हम टी और ar दोनों निकाल चुके हैं, तो टी हम निकाल चुके हैं, कहने का मतलब ये, और जब टी हमारे पास है तो अब हम m2g माइनस टी नेट फोर्स इक्वल टू m into a से क्या a2 निकाल सकते हैं ऑफ द मास m2? शायद से सर। तो बेटे बात देखो, समझो ना, देखो ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे हैं, तुम सोचो तुम ग्राउंड से देख रहे हो m2 को, तो टेंशन लग रही है ऊपर, m2g लग रहा है नीचे, और तो कुछ नहीं लग रहा ना, हाँ क्या लग सर। रहा है? तो जब m2g नीचे है टेंशन ऊपर है, तो नेट फोर्स क्या होगी भाई? आइदर टेंशन इज ग्रेटर देन मास m2g और m2g इज ग्रेटर देन टेंशन, कुछ एक चीज होने वाली है। मान लो कि m2g की वैल्यू t से ज्यादा आने वाली है, आ गई, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे बॉडी पे? m2g माइनस t तो लिखोगे कि नहीं? हाँ सर। और जो नेट फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए।
तो जो भी एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से दिखेगा M2 का, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, A2, क्योंकि अभी ये AR के इक्वल तो नहीं है ना, AR तो था ग्राउंड जो लिफ्ट के फ्रेम से दिख रहा था, पर अभी ये तो अलग हो सकता है, तो हमने इसको नाम दे दिया A2। तो मे बी ये AR के बाई चांस इक्वल आ जाए वैल्यूज के हिसाब से, बट हो सकता है डिफरेंट आ जाए। तो अभी इससे जो भी एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम से, उसको मैंने नाम दे दिया A2। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2 A2? क्या यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। है ना? तो इसका मतलब A2 निकला आएगा ना, A2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? टेंशन ऑलरेडी आ चुकी है, ऊपर वाली इक्वेशन से A2 आ टेंशन जाएगा। हाँ सर। है ना, तो इसका मतलब A2 आ जाएगा। अभी हम बहुत सारे सवाल देखेंगे ऐसे, अभी करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन अभी बस चलते रहो साथ साथ, ये मत सोचो ये लास्ट है, लास्ट नहीं है, अभी शुरुआत है। धीरे 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 क्लैरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी चिंता मत करना, लेकिन जो साथ साथ चलना है उसमें रहना मत। कई बार बच्चे अटक जाते हैं कि अरे अभी तो आए, अरे भैया अभी कहाँ से आएगा, अभी तो आते आते आएगा ना, आते आते आएगा, उसे आने दो, रोको मत। तो चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि M2G माइनस टेंशन जो है वो M2 A2 है, ये हमने जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया है। यहाँ कोई शक या सवाल? नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं M1 की बात करता हूँ, यानी अब मैं ग्राउंड फ्रेम से M1 को देख रहा हूँ, तो भाई M1 पे भी टेंशन ऊपर लग रही है और M1G नीचे लग रहा है, और सूडो मुझे लगा नहीं है क्योंकि मैं तो ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन इसका कुछ A1 है जो मैं एक्जैक्टली A2 के बराबर नहीं ले सकता, जो रीजन धीरे क्लियर हो जाएगा क्यों। तो खैर एनीवे जो भी एक्सेलरेशन होगा बराबर हो ना हो, पर A1 तो कह ही सकता हूँ ना। तो चाहो तो इसको डाउनवर्ड ले लो, चाहो उसको अपवर्ड ले लो। मान लो मैंने डाउनवर्ड ले लिया, क्यों? क्योंकि मान लो M1G की वैल्यू फिर टेंशन से ज्यादा है, ये सॉल्व करके हमें पता लग चुका है कि टेंशन ज्यादा है, कुछ भी है जो भी आपके पास वैल्यू तो दोनों आ चुकी है ना, टेंशन भी आपको पता है क्या है, M1G भी आपको पता है क्या है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि कौन सी फोर्स बड़ी है। अगर मान लो बाई चांस M1G इज ग्रेटर देन T, तो अब मैं क्या लिखूं, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1 A1। क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ सर। ठीक है ना, तो चलो ये हम लिख सकते हैं और यहाँ से हमारा A1 आ जाए। अब ये सारी बातें समझ में आएंगी अगर हम एक वैल्यूज के साथ एक क्वेश्चन करें, है ना, तब बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। तो हम एक क्वेश्चन करने आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज आती हैं, है ना, उसके हिसाब से हम लोग बात को अच्छे से और समझेंगे। तो चलिए नोट यहाँ से करना है बेटा, अगर आपने नहीं किया है तो ये कर लो, और फिर मैं एक प्रॉब्लम कर आपको लिया करवाता सर, हूँ। कर लिया, कर कर लिया। दिया है ना, कर लिया। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं वैल्यूज के साथ बात करूंगा, यानी एक लिफ्ट है, फिर से लिफ्ट में पुली पुली है, पुली के साथ ये ब्लॉक्स हैं ये M2 है, ये M1 है। तो मान लेते हैं कि M2 की जो वैल्यू है वो है कितनी है, 10 kg है और M1 की जो वैल्यू है वो 5 kg सपोज, और जो एक्सेलरेशन है A0, इसकी वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फोर्सेस मार्क करेंगे। टेंशन ऊपर लगेगी, कोई डाउट नहीं है, M2G नीचे, और G को हमने 10 लेना है, तो 10 × 10 100, ये तो mg हो गया, और सूडो जो है वो मास इंटू ए होता है, तो 10 × 5 यानी ये 50 हो गया। बेटा ये देख लो, समझ लो, साथ साथ समझ लो, क्योंकि मैंने mg ने लिखे खाली 100 लिख दिया, 50 लिख दिया। आपको क्लियर है क्या, या यहीं देख लो, कोई डाउट है तो यहीं पे पूछो। यानी लिफ्ट फ्रेम से अगर हम वर्क कर रहे हैं तो मैं सूडो भी मार्क कर रहा हूँ, और सूडो क्या होगा, M2 × A0, M2 है 10 और A0 है 5, तो 10 × 5 होता है 50, तो 50 इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और वेट उसका जो mg है वो तो डाउनवर्ड लगेगा ही। क्या ये बेटा क्लियर है? जी सर। अब M1G की बात करते हैं, तो M1 पे, तो M1 पे टेंशन लगेगी ऊपर, वेट लगेगा नीचे, वेट कितना है इसका, 5 × 5 यानी 25, और सूडो कितनी लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये कितना है 5 × सूडो, मैंने एक मिनट क्या लगाया, ओके सूडो मैंने लगा दिया, और अभी मैं वेट लगा रहा हूँ, यानी 5 × G यानी 50। ठीक है, समझ आ रहा है, 5 × 10 50 होता है।
और ये मैंने AR बोल दिया कि लिफ्ट फ्रेम से जो M2 है वो नीचे आ रहा है AR से, और M1 जो है वो AR से जा रहा है ऊपर, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इज AR। तो M2 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 100 + 50 - टेंशन इक्वल टू मास विच इज 10 × AR। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो 150 - टेंशन इक्वल टू 10 AR है, यानी मैं लिख सकता हूँ T + 10 AR इज 150। ये मेरी इक्वेशन हो गई। यहां तक बेटा समझ लो। समझ गया सर। समझ गए? अच्छा, अब हम M1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। M1 के लिए क्या लिखेंगे? M1 के लिए ऊपर है ना, तो टेंशन -25 - 100 इज इक्वल टू मास 2A। मास कितना था इसका? 5 × AR। क्या इक्वेशन समझ आ रही है? तो T - 5AR जो है वो प्लस का 125 है। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। जी सर। हाँ ठीक है ना? अब इन दोनों को सॉल्व करके हम T और AR की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं? माइनस, जिससे T कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है ना? तो 1 - 2 से हमें क्या मिलेगा? T तो हो गया कैंसिल, तो 10 AR और माइनस माइनस ये होता है प्लस 5 AR, और 150 में से ये 125 जाएगा, तो ये बचेगा 125, यानी कि 25। तो 15 AR हो गया 25, यानी AR की वैल्यू हो गई 5/3। ये समझ लो बेटा, क्या ये आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब हम टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो टेंशन कहां से निकालते हैं? चलो सेकंड से निकालते हैं। तो T - 5 × 5/3 इज इक्वल टू 125, यानी T आ गया 125 + 25/3। तो 3 ले लो एलसीएम। तो 125 को 3 से करेंगे तो 375 + 25, तो ये आ गया 400/3। क्या ये क्लियर है? जी सर। 400। ओके। हाँ सर। तो T और AR हमारे आ चुके हैं। वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, जब टेंशन आ चुकी है तो ग्राउंड फ्रेम से बात करते हैं। फ्रॉम दी ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम। तो M2 के लिए बात करते हैं। तो M2 जो का पे जो टेंशन है वो ऊपर लगी 400/3, और उसका जो वेट था डाउनवर्ड्स, तो फोर्स क्या दिया था मैंने? M2 की वैल्यू थी 10 × 10 100। तो 100 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, है ना? तो 100 न्यूटन लग रहा है नीचे, और 400/3 न्यूटन लग रहा है ऊपर। तो बड़ा फोर्स कौन सा है? 400/3 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है सर। हाँ। तो इसका मतलब ये ऊपर एस्लेट हो रहा होगा, और इसका एस्लेशन है मान लो A2। तो मैं लिखूंगा 400/3 - 100 इक्वल टू MA, है ना? मास तो इसका 10 था, तो 10 × A2। तो ये क्या आ गया? 400 - 300/3 10 A2, तो दैट इज 100/3, है ना? 10 A2। तो ये कैंसिल हुआ, तो A2 की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो A2 आ गया 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पूरा एकदम देख लो, क्या समझ में आ रहा है? यानी ऊपर वाली इक्वेशन से हमने T और AR निकाला। अगर टेंशन आई चुकी है तो M2 का ग्राउंड फ्रेम से हमने बनाया फ्री बॉडी, और जब फ्री बॉडी बनाएंगे तो भाई सूडो तो नहीं लगाएंगे, है ना? और जब सूडो नहीं लगाएंगे तो mg लगेगा डाउनवर्ड, टेंशन लगेगा अपवर्ड, और टेंशन अगर mg से ज्यादा है तो इसका मतलब नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी नेट फोर्स है उसे m × a के बराबर करेंगे, और यहाँ से A2 आ जाएगा 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। डन? क्लियर है? लिख भी लो, वैसे एक लिखना चाहो। सेकेंड सर, मैं लिख रहा हूँ।
हो गया सर। हो गया ना? चलिए अब हम बात करते हैं M1 की। तो M1 का अगर फ्री बॉडी बनाऊं तो टेंशन तो लगा है ऊपर और mg लगा है नीचे। टेंशन कितना है? वो तो 400/3 है, और वेट कितना है? वो तो 50 है, क्योंकि मास तो मैंने 5 लिया था। तो स्टिल अभी भी हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या है, अपवर्ड ही है। तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्सेलरेशन को A1 फ्रॉम द ग्राउंड। तो नेट फोर्स क्या लिखें? 400/3 माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू A1। ये तो करेंगे, नेट फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन तो करेंगे ना। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें, देख लो पहले यहां तक क्या ये क्लियर है? टेंशन है 400/3 इन द अपर डायरेक्शन, और mg which is 50 एक्चुअली, 5 is the mass, 10 is the g, तो 5 into mg is 50। तो नेट फोर्स अभी भी ऊपर है, और कितनी है? 400/3 माइनस 50। क्या ये क्लियर? हो गया सर। हो गया ना? तो अब तो ये सॉल्व भी कर लोगे आप, या कर चुके हो गए मेरे ख्याल से। तो ये 5 into A1 है, 400 में से 150 गए, कितने बचे भाई? कितने बचे? 250। 50/3। हाँ, जी सर। 250/3। और ये 5 into A1 है, तो आपका A1 कितना हो गया? A1 हो गया 50/3, यही है ना? हाँ सर। तो हमने देखा कि दोनों के एक्सेलरेशन देखो ग्राउंड फ्रेम से डिफरेंट है, और दोनों ही ऊपर है। मजे की बात। तो ये कुछ ज्यादा ही आ गया वैसे। चलो ठीक है, अब आ गया तो आ गया। देख लेना ध्यान से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दिया मैंने, ठीक है ना? बाकी मेथड देखो सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और ये देखना वाली बात। वैसे लग नहीं रहा कि है, ठीक है ना? बट आंसर जो आ रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं, जो मैं इलस्ट्रेट करना भी चाहता था, कि ग्राउंड फ्रेम से डिफरेंट भी आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, और है ना, सेम डायरेक्शन भी हो सकते थे, और ये हैं दोनों ही अपवर्ड हैं, ठीक है ना? तो क्या क्लियर है? और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज लेफ्ट इज मूविंग। अगर लेफ्ट रेस्ट में होती तो भाई एडवुड मशीन वाला केस आ जाता, यानी आपका ए क्या होता? M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 जी। यानी एक अगर ए से नीचे आता है, दूसरा ए से ऊपर जाता है, दोनों ए सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बट ऐसे वाले केसेस में ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आंसर्स को हम चेक करना चाहें तो मैं एक तरीका आपको अभी बता सकता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ी हुई है, हाँ सर। है ना? तो चलो हम चेक करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारे क्या सही आ रहे हैं। अभी चेक हो जाएगा कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है या नहीं की। ओके, जैसे तुम्हें याद है ना अच्छे से कि वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या होती है? v2 माइनस v1 होता है ना वेक्टर में, ये तो मालूम है। जी सर। हाँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा फिर? a2 माइनस a1। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ m2 रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करूं अगर, तो ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, अभी कभी चेक हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है बेटा जी। जी सर। अब एक्सेलरेशन ऑफ m2 रिस्पेक्ट टू जो लिफ्ट आया था, यानी AR बेसिकली, वो क्या आया था? सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर क्या आया था भैया? AR आया था ये 5/3 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? m2 का डाउनवर्ड ही था ना 5/3। तो चलिए अब ये निकालते हैं, यानी रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट ये था माइनस, क्या था, क्या वैल्यू थी बेटा? 5/3। तो 5/3 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या था? ऊपर की तरफ 5j। तो सॉल्व करें अगर, तो -5 प्लस 15/3, तो इट इज 10/3। तो क्या हमारा 10/3 आया है? A2 आया है। A2 जो है हमारा 10/3 आया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से भी, या रिलेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी आ रहा है। क्या ये बात बेटा समझ में आ गई? जी सर, समझ गए। है ना? तो इसको तुम यहाँ पहले अच्छे से नोट कर लो। तो हमारा एक आंसर तो सही है, यानी हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है इन फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ m2, है ना? और ये इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे कि क्या m1 का एक्सेलरेशन भी हमने सही निकाला है, क्या वहां तो कोई गड़बड़ हमने नहीं कर दी।
तो पहले यहाँ तक आ जाओ और फिर वो जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या वो भी सेम आ रहा है, वो भी सही आ रहा है। कर लिया सर। कर लिया? तो ये तो हमने M2 का कर लिया ना। अब जरा M1 को देख लें। तो एक्सेलरेशन सर ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ M1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ M1 हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ M1 रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट प्लस AL। और M1 का जो एक्सेलरेशन था रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट कहाँ था? वो ऊपर था, यानी वो 5/3 J कैप था। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? वो तो ऊपर ही है, 5J है। तो सॉल्व करते हैं। तो 5 + 15/3, तो ये आ गया 20/3। और यहाँ हमारा आंसर शायद मैच नहीं कर रहा है, हमने यहाँ कोई गड़बड़ की है। अब देखते हैं गड़बड़ क्या है। तो 10/3 मैच हो गया, मतलब टेंशन की वैल्यू तो हमने सही निकाली, टेंशन में कोई गड़बड़ नहीं है। और मास मैंने 5 kg लिया था, वहां भी कोई गड़बड़ नहीं है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो 500/3 - 50 द नेट फोर्स 5 × A1, तो दिस इज 150 अपॉन दिस। 300 में से 100 गए, 250/3। ओके, तो ये 50 आएगा। अरे यार ये तो सही आ रहा है। और यहाँ चेक करें अगर M1, ये 5/3 था ना, ये कैसे गड़बड़ आ रहा है? 5/3 है ये अपवर्ड, तो 5/3 अपवर्ड। ओके, 15 + 5 तो 20 होता है। कहाँ गड़बड़ है भाई? 50/3 आ रहा है, 20/3 आ रहा है, एक अलग कैसे आ रहा है? 400/3 - 50, कहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? मासेस मैंने अमन क्या दिए थे? 550 है ना, तो टेंशन शुड बी करेक्ट। टेंशन 400/3, तो 400/3 - 50 5 × A1, तो डिवाइड करेंगे तो 50 आ रहा है। चलो अभी मैं चेक करके बताऊंगा, तो मुझे तो ये एकदम अभी गलती मिल नहीं रही है, और आंसर है ना ये आ रहे हैं। पर यहाँ भी कोई गलती नहीं है ना, 5/3 ही आ रहा है। एंड दिस इज 15 + 5 तो 20 होता है। स्ट्रेंज। चलिए इसको मैं एक बार बाद में बताऊंगा सॉल्व करके, अभी टाइम क्यों लगाएं फालतू। ठीक है, मेथड लेकिन ये रहने वाला, मेथड में तो कोई डाउट नहीं ठीक है। है सर। ठीक है जी, अभी नहीं लगाते, इसको बाद में देखेंगे। चलिए तो अभी फिलहाल यहाँ आप 2 मिनट खर्च लो, टाइम तो है ही हमारे पास थोड़ा सा। तो आप जरा देखो ध्यान से ढूंढ के, क्या आप फिर से दोबारा सॉल्व करना करके देख, कोई वैल्यू है जो हमने कहीं मिस किया है। तो अगर हमारा पहला आंसर मैच हो गया तो मतलब टेंशन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, टेंशन सही होना चाहिए। और अगर टेंशन सही है, वेट सही है, तो फिर ए भी सही आना चाहिए, बट वो सही नहीं आ रहा है। चलिए, कई बार गलती जब नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, ढूंढना पड़ता है। तो चलिए अभी छोड़ते हैं इसको। तो मुझे लगता है सूडो फोर्स का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। मतलब कहाँ लगता है कि कहीं डाउट हो सकता है? जैसे जैसे टेंशन। हाँ? किसमें? टेंशन टेंशन? समझा दे एक बार क्या होता है वापस। क्या टेंशन समझा दें? हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। नहीं, दोबारा बोलो बेटा, क्या किस चीज में कंफ्यूजन है? टेंशन। मुझे जो सुनाई दे रहा है, आप बोल रहे हो टेंशन। जी सर, टेंशन। चलिए टेंशन फोर्स को समझते हैं, है ना, टेंशन फोर्स की बात कर रहे हो ना? जी सर। ठीक है। देखो टेंशन फोर्स जो होती है, अच्छा यानी टेंशन मार्क करने में कुछ जैसे कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे ये समझो कि वैसे रूल की तरह बताऊं तो अवे फ्रॉम द बॉडी है, लेकिन अगर इसको रियली में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो चलो मैं ऐसे बताता हूँ।
जैसे मान लो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल्स को जब हम कंप्रेस करते हैं ना, जो इलास्टिसिटी में क्लियर होता है, ये फोर्स एक बाहर की तरफ आती है, लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगती है बाहर की तरफ, लगती है। और स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच कर लें, मान लो आपने हाँ दोनों सर। हाथों, है ना, आपने दोनों हाथों से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, तो आपके हाथों पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, अंदर की तरफ, यानी इट विल बी अ पुल, पुश नहीं होगा। वो फोर्स जो है, जैसे मान लो आप स्प्रिंग को आपने ये कर लिया ऐसे, तो स्ट्रिंग जो है वो क्या कर रही है, आपके हाथ को इधर पुल। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। तो जब हम किसी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में है तो मॉलिक्यूल्स ही ना, तो ऑल्दो हम क्या बोलते हैं, इट इज आइडियल, इट इज इनएक्सटेंसिबल, यानी इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, चेंज इज नेग्लिजिबल, जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल थोड़ा दूर नहीं जाएंगे, ये टेंशन फोर्स नाम की चीज आएगी ही नहीं, या आएगी ही तभी जब मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सेपरेशन बढ़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो इतना कम बढ़ता है कि दैट चेंज इज neglected and we assume that the length of the string is not going to change, right? तो अगर मान लो दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं इनके साथ, और ये स्ट्रेच्ड है, स्ट्रिंग जो है, जो मॉलिक्यूल से दूर दूर जा चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, ये फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, ये स्ट्रेच्ड हो गए, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी इसको खींचेगा, तो यूं कहें कि ये मॉलिक्यूल अटैच है तो इसको खींचेगा, तो अल्टीमेटली इस ब्लॉक को भी खींचेगा। तो ब्लॉक पर भी जो टेंशन लगेगी वो क्या लगेगी, अवे फ्रॉम इट, यानी इस तरफ, और इधर भी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ, ठीक है। और जब मासलेस अगर हम इसे मानते हैं तो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, है ना। पिछली क्लास में मैंने करवाया था, एक रोप ले ली थी जिसमें मास था, तो हमने देखा था कि डिफरेंट पॉइंट पे जो टेंशन है वो डिफरेंट है, अगर ये एस्केलेट करती है तो। अगर वो केस दोबारा करना है तो मैं करवाई थी, क्या नहीं रिवाइज सर, करना तो है, याद है। केस को रिवाइज करें, नहीं सर, नहीं सर, कर लिए, क्लियर है वैसे वो, करा दिए। करा देगा। तो देखो अब तुम्हें एज अ रूल जो याद रखना है वो क्या करना है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। मतलब ये बॉडी को हमेशा पुल करती है, बॉडी को कभी पुश नहीं करती। अब तुम्हें क्या डाउट आ रहा है, मतलब किस तरह के सवाल में किस तरह का डाउट आ रहा है टेंशन को लेकर। अगर टेंशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पे जाना है कि कैसे लगी, तो वो मैंने बता दिया कि जो स्ट्रेच करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बढ़ता है, ठीक है, और सेपरेशन के बढ़ने की वजह से फोर्स पिक्चर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ये भी एक काइंड ऑफ, ठीक है ना। और मैकेनिक्स में जब इसको देखेंगे तो वो इतना ही समझेंगे, जो बातें हमें पता होनी चाहिए कि मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन को सेम लेना है, और जो भी कनेक्टेड बॉडीज होंगी, है ना, उन पर जो ये फोर्स लगेगी वो लगेगी अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज ऑलवेज पुलिंग द बॉडी, है ना, नेवर पुश द बॉडी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। थ्योरेटिकली जाना है तो उन्होंने बता दिया, मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेच आता है, सेपरेशन बढ़ता है, तभी ये फोर्स लगती है ना। आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, तो मॉलिक्यूल्स की दूरी तो बढ़ी नहीं, तो ये फोर्स कहां से आई, तो आप क्या बोलोगे वहां पर कि सर दूरी तो बढ़ी है ना, चेंज तो आया है, क्योंकि बिना उसके तो फोर्स आएगी नहीं, लेकिन वो चेंज कैसा है, नेग्लिजिबल, यानी हम वहां पे ये मान के चलते हैं कि लेंथ का जो चेंज है वो लगभग जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट एक्जैक्टली जीरो, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। अब और कोई चीज बोलो उसमें जो तुम्हें डाउट है, नहीं सर, समझ गया। समझ गया ना बात को। चलिए, तो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, आज वाले केसेस जरा अच्छे से कर लेना, मतलब फ्रेम्स को थोड़ा देख लेना। स्कूल लेवल पे उतना नहीं पूछते, ये कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछते हैं, ठीक है ना। तो बाकी स्कूल लेवल पे उतना एग्जाम में नहीं पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट कंस्ट्रेंट्स के सिंपल क्वेश्चंस थोड़े आ सकते हैं, जो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।